अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम सेकेंड ईयर की फिजिक्स चैप्टर 21 के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के। सो लेट्स जस्ट सी। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाट आर द आइसोटोप्स? आइसोटोप्स होते क्या हैं? व्हाट डू दे हैव कॉमन इन व्हाट आर देयर डिफरेंसेस? ये हम वो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 9th 10th स्पेशली, कि आइसोटोप्स ऐसे होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। तो कॉमन थिंग यही है कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे और डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी सेम होती हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज उनके डिफरेंट होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है मास वगैरह। आगे कहते हैं व्हाट व्हाई आर हैवी न्यूक्लियाई अनस्टेबल? कहते हैं हैवी न्यूक्लियाई, तो पहले ये देखते हैं कौन से होते हैं। ऐसे न्यूक्लियाई होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर जो होता है वो ग्रेटर देन 82 होता है। कहते हैं वो अनस्टेबल इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। कहते हैं जैसे जैसे हैवी न्यूक्लियाई होते जाते हैं उनका साइज बढ़ता जाता है और उनमें न्यूट्रॉन जो है वो बहुत ज्यादा होते जाते हैं एज कम्पेयर टू प्रोटॉन्स। ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस होती है ना, उनका जो रेंज होती है वो बहुत स्मॉल होती है, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻15 होती है, मीटर तक होती है। तो जब वो हमारे पास न्यूक्लियाई बहुत बड़े हो जाते हैं, साइज उनका ज्यादा हो जाता है, तो हमारे पास न्यूक्लियर फोर्सेस होती है वो फॉल ऑफ कर जाती है, मतलब वो कम हो जाती है एज कम्पेयर टू दी रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन प्रोटॉन्स। इसलिए जो न्यूक्लियाई जो है वो अनस्टेबल हो जाते हैं। कहते हैं if a nucleus has a half life of 1 year, does this mean that it will completely decay after 2 years? कहते हैं ऐसा पॉसिबल है कि अगर एक न्यूक्लियस है उसकी हाफ लाइफ 1 साल है तो 2 साल बाद वो पूरा डिके हो जाएगा। हाफ लाइफ का मतलब होता है वो टाइम जिसमें एक न्यूक्लियाई जो है वो ना आधा रह जाता है, मतलब डिके होके। कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होता कि वो 2 साल बाद कम्प्लीटली खत्म हो जाए। हमारे पास डिके फाइंड आउट करने का ना तरीका होता है पर्टिकुलर हाफ लाइफ के बाद। ये एक फार्मूला होता है जो हमें बता रहा होता है कितने नंबर ऑफ एटम्स जो है किसी भी हाफ लाइफ के बाद अनडिकेड रह जाएंगे, मतलब जो स्टिल रिमेनिंग होंगे। 1/2 एंड एन 1/2, यहाँ पे n मतलब होता है स्मॉल n कितनी हाफ लाइफ है, और n नॉट होता है ओरिजिनल कितना था हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स। तो अगर मैं ये 2 हाफ लाइफ के बाद देखूँ, मतलब तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1/2 मतलब 1/4, तो इसका मतलब है ओरिजिनल का चौथा हिस्सा जो है वो बाकी रह जाएगा। 75% जो है वो डिके हो जाएगा, 25% जो है वो रिमेनिंग होगा। तो ये जनरल फार्मूला याद रखिएगा अगर आपने फाइंड आउट करना हो किसी भी पर्टिकुलर हाफ लाइफ के बाद आपके पास कितने नंबर ऑफ एटम्स जो है वो रिमेनिंग होंगे। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन में कहते हैं व्हाट फ्रैक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल डिकेज आफ्टर 2 हाफ लाइफ हैव elapsed, मतलब कितना हमारे पास डिके हो जाएगा और कितना रिमेनिंग होगा। वो कहते हैं हमारे पास जो डिके हो जाएगा ना वो उसका मतलब तीसरा हिस्सा डिके हो जाएगा, और मतलब 1/4 पार्ट्स में अगर उसको डिवाइड किया जाए तो 3 हिस्से उसका डिके हो जाएगा और 1 हिस्सा रिमेनिंग होगा। वही अगेन फार्मूला हम यूज करेंगे। 2 हाफ लाइफ है तो 1/4 जो है वो उसका रिमेनिंग होगा, मतलब चौथा हिस्सा रिमेनिंग होगा। 1 में से 1/4 को माइनस करेंगे तो इसका मतलब है 3 हिस्से उसका डिके हो चुके होंगे और 1 रिमेनिंग होगा। कहते हैं रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट है उसकी हाफ लाइफ ये है, अगर 5 बिलियन हमारी अर्थ को साल हो गए हुए हैं बने हुए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ये कम्प्लीटली जो है ये हो जाना चाहिए, डिके हो जाना चाहिए। कहते नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो डिके का फार्मूला होता है ना बच्चे, ये रेडियो एक्टिव डिके का फार्मूला ये होता है, ये किसी भी हाफ लाइफ के बाद जो रिमेनिंग होगा ये ओरिजिनल होता है एन नॉट और ई एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी। कहते हैं अगर आपको ओवरऑल डिके जो एलिमेंट्स है या रिमेनिंग एलिमेंट से 0 चाहिए, उसके लिए जरूरी है टाइम क्या हो, इन्फिनिट हो। अगर ये इन्फिनिटी होगा तो ये ओवरऑल इन्फिनिटी मतलब ई की पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। माइनस इन्फिनिटी को आप डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो 1/e इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब इन्फिनिटी। समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 होगा तो एन की पावर जो एन की वैल्यू वो इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ तब भी पॉसिबल है अगर जो टाइम है वो क्या हो, इन्फिनिट हो, अदरवाइज कम्प्लीटली डिके करना पॉसिबल नहीं है। कहते हैं डिस्क्राइब ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रेडिएशन विद मैटर, कि आपके पास जो डिफरेंट टाइप्स की रेडिएशन है वो मैटर के साथ इंटरेक्ट कैसे करती हैं। तो ये आप टॉपिक से कर सकते हैं। 21.6 आपको बता रहे हैं रेडिएशन में आपके पास अल्फा बीटा गैमा आ जाएंगी, वो हम आप देख लीजिएगा कैसे मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं, किसकी आयनाइजेशन पावर ज़्यादा होती है, किसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है जब वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो वो आप इसमें टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है।
आगे वो कहते हैं एक्सप्लेन हाउ अल्फा एंड बीटा मे आयनाइज एन एटम विदाउट डायरेक्टली हिटिंग द इलेक्ट्रॉन, कि एटम्स को आयनाइज करते हैं लेकिन उनको हिट नहीं कर रहे, ऐसा कैसे पॉसिबल है और दोनों में डिफरेंस क्या है। कहते हैं जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ना बच्चे, हीलियम न्यूक्लियाई भी इनको बोला जाता है, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये जैसे ही एटम के पास जाते हैं, थोड़े से अभी मतलब पास होते हैं, क्लोज डायरेक्टली नहीं उसको हिट कर रहे होते, लेकिन जैसे उसके पास आते हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, पुल करना शुरू कर देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से। और जो बीटा पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना शुरू कर देते हैं, आयनाइज करवाते हैं लेकिन उसको रिपेल करवा के। दोनों में फर्क यही होता है कि अल्फा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन के एटम्स को अट्रैक्ट करते हैं और वो रिपेल करते हैं। कहते हैं पार्टिकल विच प्रोड्यूसेस मोस्ट आयनाइजेशन लेस पेनिट्रेटिंग वाइल, कहते हैं जो पार्टिकल ज्यादा आयनाइजेशन दे रहा होता है वो ज्यादा पेनिट्रेट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि बच्चे वो जो पार्टिकल ज्यादा आयनाइजेशन दे रहा होता है अपनी ज्यादातर एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन्स को आयनाइज करवाने में, मतलब एटम्स को आयनाइज करवाने में दे देता है, तो इसलिए वो लेस पेनिट्रेटिंग होता है, ज्यादा ट्रैवल नहीं करता। ठीक है, कहते हैं व्हाट इन्फॉर्मेशन इज ट्रैवल्ड बाय द लेंथ एंड द शेप ऑफ द ट्रैक, जब डिफरेंट जो रेडिएशंस हैं वो विल्सन क्लाउड चैम्बर में से पास ऑन करती हैं तो उनका डिफरेंट पाथ और की शेप और लेंथ होती है, तो वहां से आप रेडिएशंस जज कर सकते हो। कहते हैं कैसे, कहते हैं अगर तो रेडिएशन का पाथ थिक हो, स्ट्रेट और कॉन्टिन्यूस हो, तो इसका मतलब क्या है और कि वो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, मैसिव होंगे और ज्यादा उनके आयनाइजेशन होगी, मतलब उनका पाथ बहुत कम होगा। अगर वो थिन हो मतलब वो स्मॉल थिन हो और डिसकॉन्टिन्यूस ट्रैक हो, ठीक है, मतलब इरेक्ट ना हो। डिसकॉन्टिन्यूस ट्रैक का मतलब है मतलब कॉन्टिन्यूस वे में ना हो कभी ना हो, आयनाइजेशन हो भी हो सकती है नहीं भी। तो ऐसे पार्टिकल्स कौन से होंगे, थिन का मतलब है इजीली मूव ऑन करेंगे, मतलब उनकी पेनिट्रेशन ज्यादा होगी, तो इसका मतलब क्या है उनका मैस कम होगा। और डिसकंटिन्यूअस ट्रैक का मतलब है वो आयनाइज कर भी रहे होंगे नहीं भी, मतलब लेस आयनाइजेशन पावर होगी और ग्रेटर पेनिट्रेशन पावर होगी। और अगर जो ट्रैक है वो डेफिनेट शेप का हो और उनकी लेंथ बहुत ज्यादा हो, इसका मतलब क्या है उनका मैस बहुत स्मॉल होगा, आयनाइजेशन पावर भी बहुत स्मॉल होगी लेकिन पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम पाथ से आइडिया लगा लेते हैं। ठीक है, कहते हैं why must a rigid molar tube for detecting alpha particle have a very thin window? Why does rigid molar tube for detecting gamma rays do not need window at all? कहते हैं जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं बच्चे मैसिव पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, तो इनकी पेनिट्रेशन पावर भी इतनी ज्यादा नहीं होती, इसलिए विंडो जो है ना वो रखी जाती है लेकिन बहुत थिन रखी जाती है। लेकिन जो गैमा पार्टिकल्स होते हैं इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और पेनिट्रेटिंग पावर भी बहुत ज्यादा होती है, मतलब ये बहुत ज्यादा हैवी मेटल्स में से भी पास ऑन कर जाती हैं, तो इसलिए कहते हैं आपको किसी विंडो की जरूरत नहीं पड़ती। कहते हैं डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ सॉलिड स्टेट डिटेक्टर ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन इन टर्म्स ऑफ जनरेशन एंड डिटेक्शन ऑफ द चार्ज कैरियर्स। कहते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है, ये टॉपिक से ही आप देख सकते हैं। सॉलिड स्टेट डिटेक्टर बेसिकली क्या होता है, पीएन जंक्शन के ऊपर बेस्ड होता है जिसको रिवर्स बाइस कर दिया जाता है और जब लाइट फॉल करती है तो आपके पास करंट फ्लो करना शुरू हो जाती है, लेकिन स्टिल आप इसका प्रिंसिपल टॉपिक से देख सकते हैं। कहते हैं व्हाट इज मीन्ड बाय क्रिटिकल मास, कहते हैं आपके पास एक, अगर आप सपोज करो यूरेनियम का पर्टिकुलर मास लेते हो, उसमें फिशन रिएक्शन होता है, तो फिशन रिएक्शन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन अगर उन सारे न्यूट्रॉन्स में से सिर्फ एक न्यूट्रॉन फर्दर फिशन करवाए तो उस मास को हम कहेंगे क्रिटिकल मास और उस वॉल्यूम को नाम देंगे क्रिटिकल वॉल्यूम। कहते हैं डिस्कस करें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर पावर कंपेयर टू द यूज ऑफ फोसिल फ्यूल। फोसिल फ्यूल के कंपैरिजन में न्यूक्लियर पावर के एडवांटेज क्या और डिसएडवांटेज क्या है। कहते हैं पहली बात की एनर्जी हमें ज्यादा देता है, दूसरी बात किसी से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन नहीं होती, तीसरी बात ये सस्ता भी है, चौथी बात कि इसको दोबारा यूज भी किया जा सकता है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या है, कहते हैं नॉर्मल कोल की निस्बत ना उसके जो बाकियात होते हैं, माइनिंग का मतलब होता है बाकियात, उसकी निस्बत ये जो यूरेनियम होता है ना ये डेंजरस होता है। दूसरा ये है कि इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी नहीं किया जा सकता, ठीक है, यूजुअली स्पेशली आबादी के इलाकों में से, ठीक है। और दूसरा ये क्या है कि हार्मफुल होता है और इंजूरियस होता है। कहते व्हाट फैक्टर्स मेक अ फ्यूजन रिएक्शन डिफिकल्ट टू अचीव, कि क्यों हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन को अचीव करना डिफिकल्ट होता है। फ्यूजन रिएक्शन का मतलब होता है जहाँ पे दो न्यूक्लियाई को आपको कंबाइन करते हो, ठीक है, मर्ज करते हो। कहते हैं फ्यूजन रिएक्शन है कि जहाँ पे आप दो लाइटर न्यूक्लियाई के ऊपर वर्क करते हो कि वो एक दूसरे के पास उनको लेके आते हो, और न्यूक्लियस में याद रखिएगा पॉजिटिव चार्ज होता है, अगर दो न्यूक्लियस जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उनको एक दूसरे के पास लेके आओगे तो वहाँ पे रिपल्सिव फोर्स होगी और आपको वर्क करना पड़ेगा उन रिपल्सिव फोर्सेस के अगेंस्ट के वो एक दूसरे को
पास लेके आ सकें। कहते हैं इसके लिए क्या होगा कि जो न्यूक्लियाई होते हैं वो एक दूसरे की तरफ मूव ऑन करते हैं बहुत सारा हाई स्पीड के साथ, और आपको वर्क करना पड़ता है उसको इतनी ज़्यादा वेलोसिटी देने के लिए। और वो कैसे करेंगे, आपको उनका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा, 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और इतना टेम्परेचर ऑब्टेन करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता, ठीक है। तो अगर इतना टेम्परेचर ऑब्टेन कर लिया जाए तो उनके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है कि वो रिपल्सिव फोर्सेस को ओवरकम कर ले। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इतना हाई टेम्परेचर अचीव करना डिफिकल्ट होता है। कहते हैं डिस्कस फॉर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द फिशन रिएक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सेफ्टी। कि फिशन पार के कौन से पार्ट ऑब्टेन हो सकते हैं, लेकिन आप बताओ कि उसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। कहते हैं सबसे पहले ये है कि उसमें डिसएडवांटेजेस ये ही हैं कि सेफ्टी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कि हमारे पास स्टोरिंग प्रॉब्लम होती है कि हम उसको स्टोर कहाँ पे करें, ठीक है, जो वेस्ट है रेडियो एक्टिव मटीरियल्स का। दूसरा ये लो लेवल रिलीज के जब आप मतलब पावर ऑब्टेन कर रहे हो तो फिशन प्रॉब्लम रिएक्शंस के थ्रू, तो हमारे पास कुछ रेडियो एक्टिव मटीरियल्स होते हैं वो मूव ऑन कर जाते हैं एयर में या फिर ग्राउंड वाटर में, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि जो लाइफ होती है अंडर वाटर वो डिस्टर्ब होती है। कहते हैं रिस्क हो सकता है कि एक्सीडेंटल रिलीज हो सकती है, रेडियो एक्टिविटी रेडिएशन रिलीज हो सकती है बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा कहते हैं ड्यूरिंग फिशन हमारे पास जो एनर्जी रिलीज हो रही होती है वो 15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो रही होती है, ठीक है, जो किस वजह से आ रही होती है कि हमारे पास बीटा डिके हो रहा होता है फिशन फ्रेगमेंट्स का, कॉन्टिन्यूस वे में हो रहा होता है। लेकिन जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती है कि हम उसको ऐसा कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते इतनी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी को। आगे कहते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो सकती है, मतलब उससे आपकी इन्वायरमेंट जो है वो पोल्यूटेड हो सकती है, क्योंकि इसमें यूजुअली क्या होता है जो प्रोड्यूस हो रही होती है कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, जो फिशन पावर है वो किसी किस्म के इन्वायरमेंटल पोल्यूशन प्रोड्यूस नहीं करता, ये इसका एडवांटेज में आ जाएगा। लेकिन जो कोल वगैरह पाइल वगैरह या नेचुरल गैसेस वगैरह बर्न करवाते हो तो उनकी वजह से सल्फर ऑक्साइड वगैरह कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी अदर ऐसी गैसेस होती हैं जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही होती हैं। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस में आ जाते हैं, सेफ्टी प्रॉब्लम ये इसके हो सकते हैं, ये हमारे पास एडवांटेज में आ जाता है कि किसी किस्म की इन्वायरमेंटल पोल्यूशन नहीं होती। आगे कहते हैं कि फिशन रिएक्शन का यूजुअली रिसोर्स होता है, कहते हैं इसका जो सोर्स है वो इजीली अवेलेबल नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये नेचुरल यूरेनियम जो होता है ना उसमें सिर्फ और सिर्फ 0.7% यूरेनियम 35 to 35 होती है जिससे आप फिशन रिएक्शन प्रोड्यूस करवाते हो। लेकिन जो 99.3% होती है वो टू 38 होती है जो फिशन प्रोड्यूस से नहीं करवाई जा सकती। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाट डू यू मीन बाय बैकग्राउंड रेडिएशन। बैकग्राउंड रेडिएशन ऐसी होती है जो एट ऑल द टाइम जो होती है एनवायरनमेंट में मौजूद होती है, चाहे आप कोई मतलब रिएक्शन करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे, ठीक है। आगे कहते हैं सोर्सेज आप बताएं। बैकग्राउंड रेडिएशन यही कह रहे हैं कि जब जीजल मोलर ट्यूब जो होता है किसी एक्सपेरिमेंट में यूज की जाती है तो वो रेडिएशन रिकॉर्ड करती है, हालांकि वहाँ पे किसी किस्म का रेडियो एक्टिव सोर्स प्रेजेंट नहीं भी होता। तो ऐसी रेडिएशन जो ऑल द टाइम प्रेजेंट होती है उनको नाम देते हैं बैकग्राउंड रेडिएशन का। कहते हैं इसके जो मेन सोर्सेज हैं, कहते हैं इसके मेन सोर्सेज ये हैं कॉस्मिक रेस होती है जो कि आउटर स्पेस से बाहर से आ रही होती है। दूसरा ये होता है कि जो जमीन के क्रस्ट से मतलब जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं वहाँ से अम, निकल रही होती है। तीसरा हमारे पास होती है कि रेडियो एक्टिव जो पोटाशियम होता है कार्बन जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है या बॉडी में कंसिडर किया जाता है। कहते हैं इफ यू सॉलिड एंड अल्फा पार्टिकल एंड बीटा, अगर आप अल्फा सोर्स या बीटा सोर्स निगल लें मतलब अपने मुंह में डाल लें तो कौन सी डेंजर से ज्यादा होगी। कहते हैं अल्फा पार्टिकल ज्यादा डेंजरस होगी क्योंकि इसकी आयनाइजेशन पावर ज्यादा होगी बीटा पार्टिकल की, स्पेशली ज्यादा डैमेज करेगी। आगे कहते हैं वो विच रेडिएशन डोज विच रेडिएशन डोज वुड डिपॉजिट मोर एनर्जी, कौन सी रेडिएशन डोज ज्यादा एनर्जी डिपॉजिट करेगी। 10 मिलीग्रे टू योर हैंड या 1 मिलीग्रे डोज टू योर इंटायर बॉडी, कि किससे ज़्यादा डैमेज होगा। कहते हैं जो आपकी बॉडी में डिपॉजिट ज़्यादा करेगी एनर्जी 1 मिलीग्रे डोज। कहते हैं डोज वैसे होती कैसे, डिफाइन कैसे होती है, एनर्जी पर यूनिट मास, ठीक है। और एनर्जी को कैसे करेंगे, मास मल्टीप्लाई बाय डोज, और मास इंटायर बॉडी का ज़्यादा होता है इसलिए एनर्जी भी ज़्यादा हमारे पास डिपॉजिट करेगी। आगे कहते हैं रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स क्या होता है। ट्रेसर्स का मतलब होता है मतलब किसी चीज़ को ट्रेस आउट करना, इंफॉर्मेशन देना। रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स क्या होता है पहले ये बताएं, फिर बाद में कहते हैं कोई एप्लीकेशन बताएं मेडिसिन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में।
कहते हैं रेडियो एक्टिव ट्रेसेस जो होते हैं वो सेम वही काम कर रहे होते हैं जो नॉर्मल आइसोटोप्स का होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, उसी तरह से बिहेव कर रहे होते हैं। सॉरी, कहते हैं इसकी लोकेशन जो कंसंट्रेशन है वो किस तरह से फाइंड आउट की जा सकती है, क्योंकि इसमें से रेडिएशंस एमिट हो रही होती हैं, कि रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स होते हैं आइसोटोप्स की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन ये बॉडी में जहाँ से पास ऑन कर रहे होते हैं इनसे रेडिएशंस निकल रही होती हैं, इसलिए इनको ट्रेस किया जा सकता है, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो है इनको ट्रेसर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है कि हमारे पास डिफरेंट केमिकल या बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में क्या हो रहा है। एप्लीकेशन मेडिकल या एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में क्या है उसको देखते हैं। कहते हैं मेडिसिन में इसको सबसे पहले देखते हैं मेडिसिन में क्या है। कहते हैं बहुत वाइडली यूज किया जाता है डिजीजेस को डायग्नोज करने के लिए। कहते हैं आप क्या करते हो, स्मॉल क्वांटिटी जो है किसी पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की वो इंजेक्ट करवा देते हो ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। कंसिडर एट द ट्रबल स्पॉट्स सच एज बोन फ्रैक्चर ट्यूमर्स। तो उसको जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई बोन फ्रैक्चर है उसको आपने डिटेक्ट करना है, तो उसकी लोकेशन कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, हम देखते हैं। कहते हैं इस लोकेशन कैन बी फाउंड आउट बाय यूजिंग रेडिएशन डिटेक्टर, कि आप रेडिएशन डिटेक्टर से उसकी लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल वो एग्जांपल भी दे रहा है कि रेडियो एक्टिव आयोडीन कैन बी यूज टू चेक द प्रॉपर वर्किंग ऑफ द पर्सन थायराइड ग्लैंड, कि हमारे पास एक रेडियो एक्टिव आइसो मतलब एलिमेंट है जो आयोडीन है। कहते हैं उसको आप यूज कर सकते हो अगर आपने पर्सन के थायराइड ग्लैंड की वर्किंग चेक करनी है, कि इधर वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। दूसरा कहते हैं जो डिजीज होते हैं थायराइड ग्लैंड्स वो ज्यादा कंसंट्रेशन ऑब्जॉर्व कर रहे होते हैं रेडिएशन की एज कम्पेयर टू नॉर्मल थायराइड ग्लैंड। तो याद रखिएगा अगर कोई डैमेज जैसे कोई बोन फ्रैक्चर होगा तो वहाँ पे भी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है रेडिएशन की, और जहाँ पे मतलब थायराइड ग्लैंड अगर डिस्टर्ब होंगे मतलब डिजीज होंगे वो भी ज़्यादा रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करेंगे, ठीक है। आगे वो कहते हैं हमारे पास एग्रीकल्चर में कैसे इसको यूज करते हैं। कहते हैं अगर आपने फर्टिलाइजर्स का चेक करना है एक्शन को किस तरह से खाद्य वगैरह काम कर रही है, तो आप क्या करते हो स्मॉल अमाउंट जो है आइसोटोप्स की रेडियो आइसोटोप्स को क्या करते हो फर्टिलाइजर के साथ मिक्स कर देते हो और उसको प्लांट्स पे अप्लाई कर देते हो। ये जो मिक्सर होता है ना फर्टिलाइजर का और रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का, उसको प्लांट्स पे प्रोवाइड कर देते हो। अब क्या होता है कि जो अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर अब्सॉर्ब हो रही होती है प्लांट्स वो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो रेडियो ये जो रेडिएशन हमने डिटेक्टर लगाए होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि प्रॉपर हमारे पास किस तरह से फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो वो जो साइंटिस्ट हैं वो जो काम कर रहे होते हैं खेतों वगैरह में फार्मर्स बोलते हैं उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं इस बारे में। आगे कहते हैं इंडस्ट्री में कैसे इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं जो टायर मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ना वो भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का इस्तेमाल करते हैं। किस चीज़ के लिए, बैटरी इंप्रूवमेंट के लिए जो टायर की होती है। कहते हैं वो क्या करते हैं अगर हमें पता हो कि आपने नॉन फ्रैक्शन अगर आपने कार्बन एटम शामिल किया हो ऑटोमोबाइल टायर्स में इन इज रेडियो एक्टिव। कहते हैं जो कार्बन एटम होता है ना उसको ऑटोमोबाइल टायर में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, वो रेडियो एक्टिव होता है। आगे कहते हैं अगर अमाउंट ऑफ रबर लेफ्ट ऑन द रोड, अगर हमें पता चल जाए कि मतलब आपने जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऐड किया होता है ना, तो जैसे आप गाड़ी को ब्रेक लगाते हो तो जो रोड के ऊपर टायर का रबर मतलब वेस्ट होती है या बच जाती है या लेफ्ट होती है आप उसको रेडियो एक्टिव ट्रेसर से फाइंड आउट कर सकते हो। तो कहते हैं इसके अलावा इंजीनियर्स जो हैं आप वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं कि ऑटोमोबाइल्स के जो रिक्शा वगैरह डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको प्रॉपर वर्किंग चेक करने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा इसको सिलेंडर वॉल्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को वो भी इसके बहुत सारे कई इंजन की प्रॉपर वर्किंग चेक करनी है। आपने चेक करना है कि जो पिस्टन है रिंग्स वगैरह है वो सिलेंडर वॉल्स के अगेंस्ट मूव ऑन कर रहे हैं, उसकी वर्किंग किस तरह से हो सकती है। इसके अलावा कि आप अगर फाइंड आउट करना चाह रहे हो कि कौन सा ऑयल जो है वो ज़्यादा प्रेफरेबल है। हम लोगों को ग्रीस वगैरह लगाते हैं ऑयल वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल इस्तेमाल कर रहे होते हैं डिफरेंट इंजन्स की स्मूथ रनिंग के लिए। तो आप क्या करते हो कि कोई रेडियो एक्टिव मेटल है जो उसको ऑयल में मतलब डाल देते हो, तो जिसकी वजह से आप चेक कर सकते हो कि कौन सा जो ऑयल है वो ज़्यादा लॉन्गेस्ट है इंजन्स के लिए और ज़्यादा मतलब प्रेफरेबल है।
कहते हैं हाउ कैन रेडियो एक्टिविटी हेल्प इन ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में किस तरह से आप हेल्पफुल हो सकती है रेडियो एक्टिविटी। कहते हैं जो रेडियो थेरेपी होती है ना, गैमा रेस, वो यूजुअली फ्रॉम कोबाल्ट से ली जाती है। किस तरह से यूज होती है, वो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में इस्तेमाल की जा सकती है। इसमें क्या होता है कि गैमा रेस को स्पेशली उन डिशेस के ऊपर जो अफेक्टेड होते हैं उसके ऊपर फॉल करवाया जाता है। तो जो कैंसरस सेल होते हैं वो ज़्यादा रेडिएशन अब्जॉर्ब करते हैं नॉर्मल सेल्स की निस्बत, तो इसलिए वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है, इजीली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन से चैप्टर 27 और 21 के इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।